कॉम्प्लेक्स में जब हम डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराते हैं तो हम जानते हैं कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी पर यानी 10 DQ पर, और दूसरा उसकी पेयरिंग एनर्जी यानी कि P पर। तो यदि इसमें दो केस होते हैं। पहला केस, जब आपके 10 DQ का मान पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है। तो जब पेयरिंग एनर्जी से 10 DQ का मान ज़्यादा होता है यानी स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है तो पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। पर यदि सेकेंड कंडीशन की बात करें कि जब 10 DQ का मान कम है और पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, हायर लेवल में, है ना, हायर लेवल में मूव कर जाते हैं। तो हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स कि ये जो फिलिंग हुई है वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि जो अष्टफलकीय आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका उदाहरण लेके हम इसको समझते हैं। तो हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है वो किस तरीके से होती है कि T2G ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है और EG ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, और टोटल वैल्यू कितनी होती है, डेल O, देखा था हमने पहले। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे COF6 3- का, और इसी का एक दूसरा हम उदाहरण ले रहे हैं CONH3 3+ का। दोनों में हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है वो कोबाल्ट है जो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका कन्फिग्रेशन जो होगा, कोबाल्ट में 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका कन्फिग्रेशन होता है Ar3d7 4s2, और जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और D में से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d6 4s0। यानी D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले COF6 की। यहाँ जो F है वो क्या है, वीक फील्ड होता है ना, फ्लोराइड वीक फील्ड है, और वीक फील्ड के केस में यदि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में जो स्प्लिटिंग होती है वो ज़्यादा होती है, और वीक फील्ड जो लिगेंड होता है वो स्प्लिटिंग कम करा पाता है। तो F कैसा है, वीक फील्ड है, यानी कि उसके लिए क्या होगा, जो स्प्लिटिंग है वो कम होगी। स्प्लिटिंग कम होगी तो पेयरिंग एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चूंकि ये स्प्लिटिंग कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग होने की अपेक्षा कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट यानी EG में चले जाएंगे। ये T2G है, जब एक एक भर जाएगा उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये जो हमारा COF6 3- कॉम्प्लेक्स था ये कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जाना। अब हम दूसरा कॉम्प्लेक्स देखते हैं CONH3 6।
NH3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए स्प्लिटिंग कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो इसको यदि मैं यहां बनाऊं, ये आपका T2G, ये EG, ये आपकी टोटल वैल्यू, और कितने इलेक्ट्रॉन है CO के पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो NH3 क्या करा रहा है, ये स्प्लिटिंग उसने ज्यादा करा दी, तो 10 DQ की वैल्यू ज्यादा हो गई। अब ये वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स, पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आ जाएंगे, अब ये वैल्यू ज्यादा है यानी उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए EG में जाने के लिए, जबकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कैसी है, कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएगा, वो एडजस्ट कर लेगा खुद को और EG में जाने की अपेक्षा पेयर कर लेगा। तो अब आप देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है सारे के सारे पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, और उसमें किस तरीके से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग हो रहा है, उस आधार पर हम बता सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। तो जनरली जो D1, D2 और D3 वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जबकि D4, D5, D6, D7 में डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, उस आधार पर अलग अलग तरीके से हम इनका बिहेवियर शो करते हैं। और जो D0 और D10 वाला जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होता है, वो डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि उसमें या तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है या कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। तो D0, D10 और D6 भी ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। बाकी सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। चलिए अब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि चतुष्फलकीय संकुल। तो सबसे पहले हमें पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। यदि ये एनर्जी है तो हम जानते हैं कि जो EG वाले ऑर्बिटल होते हैं वो लोअर एनर्जी में चले जाते हैं, और जो T2G ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और टोटल वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, डेल T या 10 DQ के बराबर होती है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है यानी D1 के केस में, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, EG1 में चला जाएगा, यानी EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 और T2G में 0। यदि हम D2 की बात करें तो D2 के केस में आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन फिर EG में चला जाएगा, अब EG में हो जाएंगे 2 और T2G में 0। अब सामान्यतः तीसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो फिर दो कंडीशन बनती है कि इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा कि इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, और हमने ये पढ़ा था कि ये डिपेंड करता है कि 10 DQ की वैल्यू यदि पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, यानी कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारा, उस केस में हम कहते हैं पेयरिंग होती है। और यदि 10 DQ का मान पेयरिंग एनर्जी से कम होता है यानी कि वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन हायर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा,
T2G ऑर्बिटल में। ठीक, तो हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को पहले भी देखा, पर वास्तव में ये जो दो केसेस बने ना, ये थ्योरेटिकली सही हैं, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? तो आप नोट करिएगा कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें 10 DQ की वैल्यू हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कैसी होती है? कम होती है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लें चाहे वीक फील्ड लिगेंड लें। क्यों? क्योंकि देखिए ना, ये स्प्लिटिंग है जो वो बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी डी ऑर्बिटल लिगेंड के रास्ते में आता ही नहीं है, क्योंकि लिगेंड कैसे आते हैं? एक क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर से आते हैं, वो एक्सिस पर से नहीं आते। और जब वो बीच से आते हैं तो कोई भी डी ऑर्बिटल डायरेक्टली लिगेंड के मार्ग में नहीं आता, इसलिए ये जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। तो वास्तव में हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए 10 DQ की जो वैल्यू होती है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लें चाहे आप वीक फील्ड लिगेंड लें, 10 DQ का मान पेयरिंग एनर्जी से कैसा होगा? कम होगा। यानी सिर्फ आपको इस कंडीशन को फॉलो करना है। तो यदि टेट्राहेड्रल के केस में पहली कंडीशन हम नहीं लगाएंगे, तो जब भी इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो चूंकि 10 DQ की वैल्यू कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा? हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, यानी D3 में। कन्फिग्रेशन क्या हो गया? Eg2 T2G1। अब यदि हम 4 इलेक्ट्रॉन ले लें तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? फिर T2G में जाएगा, तो T2G2। यदि 5 ले तो इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा, तो D5 के केस में क्या होगा? Eg2 और T2G3। अब यदि हम छठवां इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है, यानी D6 के लिए Eg3 और T2G3। और यदि हम D7 लें, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दें, तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? दूसरे Eg ऑर्बिटल में, यानी Eg4 और T2G3। अब यदि हम D8 ले लें तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? T2G में गया, तो Eg में तो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम वैसे ही नहीं भर सकते, तो ये हुआ T2G4। D9 ले लें तो इलेक्ट्रॉन Eg में 4 ही रहेंगे और T2G में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो T2G5। और लास्ट यदि D10 हो हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो d ऑर्बिटल में, तो फिर इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो Eg4 और T2G6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन था पैरामैग्नेटिक, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसके बाद जब हम इसमें आए तो D6 में पेयरिंग होना शुरू हो गई थी, पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो थे ना T2G में। D7 में भी T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ T2G में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। फिर 9 की बात करें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। हाँ, D10 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? ये डायमैग्नेटिक होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो वहां सिर्फ हमें एक ही कंडीशन को फॉलो करना है, क्योंकि चाहे आप लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लें चाहे आप वीक फील्ड लिगेंड लें, हमेशा 10 DQ का मान पेयरिंग एनर्जी से कैसा होता है? कम होता है। तो सारे के सारे कन्फिग्रेशन में D1 से लेके D9 तक सभी में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए जो
सबका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। सिर्फ D10 के केस में आपको क्या मिलेगा, डायमैग्नेटिक नेचर मिलेगा। तो इस प्रकार हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सहायता से किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो आपका d ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके आधार पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और उनके आधार पर उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को बता सकते हैं।